हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर के अंदर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, और उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे यहाँ पे शॉर्ट नोट के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो आप सभी को पता है, जैसे कि आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं डॉक्टर का पर्चा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। कि डॉक्टर लिख के देता है, दवा लिख के देता है, सबसे पहले RX लिखता है, उस वहाँ पे डेट लिखी हुई होती है, ड्रग्स की क्वांटिटी लिखी हुई होती है, उनके नेम लिखे हुए होते हैं, फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी गई होती हैं, पेशेंट को डायरेक्शन दी गई होती है, डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। ये सब क्या है, उसके पार्ट्स हैं। क्या हैं? पार्ट्स हैं। कि प्रिस्क्रिप्शन जो लेटर है आपका, उसके पार्ट्स हैं ये। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें तो प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है, किसी RMP के द्वारा दिया जाता है, या फिर जिसके पास प्रॉपरली लाइसेंस है मेडिसिन की प्रैक्टिस करने का, उसके द्वारा दिया जाता है। जैसे कि कोई डेंटिस्ट हो गया, वेटनेरियन हो गया, इन सब के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है और रिटन ऑर्डर होता है कि आपको ये पर्टिकुलर दवा लेनी है और आपको खानी है। इसके बाद इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको हम क्या क्या नाम देते हैं। सबसे पहले आपको पता है वहाँ पे डेट लिखी हुई होती है, तारीख लिखी हुई होती है, ताकि कई बार क्या होता है कि ऐसी दवा प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को कि उनको हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है उन ड्रग्स की। पर्टिकुलर जो ड्रग्स हैं उनकी क्या हो जाती है, हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है, यानी उनकी लत लग जाती है। और एक तरीके से लत लगने के बाद वो बार बार उसी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को, प्रिस्क्रिप्शन जो लेटर डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है, उसको बार बार दिखा करके वो जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उनको खरीद ना सकें, उसके लिए उस पर डेट लिखी हुई होती है, ताकि कुछ ज़्यादा पुराने जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है उसको वो दिखा करके दवा ना खरीदे। उसके लिए उस पर डेट लिखी हुई जरूरी होती है, ताकि कोई मिसयूज ना करे। जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है डॉक्टर के द्वारा, उसका कोई मिसयूज ना करे, उस बात के लिए वहाँ पे डेट लिखी हुई होती है। इसके बाद पेशेंट का नाम लिखा हुआ होता है, एज लिखा हुआ होता है, मेल है या फीमेल है, सेक्स लिखा हुआ होता है पेशेंट का, साथ में एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। ये भी अहम भूमिका निभाता है कि ये पर्टिकुलर दवा किसके लिए हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जो एज है वो डोज डिसाइडिंग में भूमिका निभाती है, सेक्स भी भूमिका निभाता है कि मेल है फीमेल, उसको डोज डिसाइड करने में। एड्रेस, ताकि पता रहे कि पेशेंट कहाँ से आ रहा है और कोई प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का मिसयूज ना करे, उसके लिए भी। इसके बाद सुपरस्क्रिप्शन होता है। जैसा कि आप सभी देखते हैं, सभी जो डॉक्टर्स होते हैं सबसे पहले उस पर स्टार्टिंग में RX लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RX लिखते हैं। और ये एक सिंबल है, जो सुपरस्क्रिप्शन है उसको हम RX सिंबल से ही डिनोट करते हैं। और इसका जो ओल्डन डेज के अंदर जो होता था कि प्रे कर रहा है गॉड से, कोई जो प्रिस्क्राइबर है वो प्रे कर रहा है गॉड से कि जो मेरा पेशेंट है ये जल्दी से ठीक हो। और आजकल जो नाउअडेज जो इसकी डेफिनेशन वो है यू टेक। क्या? यू टेक है। इसके बाद इंस्क्रिप्शन है, ये भी एक प्रिस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि इंस्क्रिप्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनकी क्वांटिटी होती है, और साथ में उनके नेम होते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और साथ में उनकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है। वो किस में आता है? इंस्क्रिप्शन में। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है। जो सब्सक्रिप्शन होता है, इसके अंदर फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी जाती है कि आपको ये वाली जो पर्टिकुलर जो प्रिस्क्राइब की गई जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको किस प्रकार से मेडिसिन, किस प्रकार से उनको बनाना है, किस प्रकार से उनकी फॉर्मुलेशन करनी है, कितनी डोज डिस्पेंस करनी है, ये सब डायरेक्शन उसके अंदर दी गई है। कौन से पार्ट में? सब्सक्रिप्शन जो पार्ट है उसके अंदर दी गई होती है ये सब डायरेक्शन फार्मासिस्ट को। इसके बाद सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को डायरेक्शन दी जाती हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग उसके अंदर क्या दी जाती है, डायरेक्शंस दी जाती हैं।
कि आपको दवा को खाली पेट लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, कितने टाइम लेना है, तो ये सब चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं, वो पार्ट आता है सिग्नेचरा। इसके बाद कुछ रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी वही बात की अगर कोई पुराने डॉक्टर का द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है और उसका कोई मिसयूज ना करे, उसके लिए उस पर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ताकि अगर डॉक्टर के पास वो दोबारा से उसी प्रिस्क्रिप्शन को लेके गया है और डॉक्टर उस पर डेट लिख देगा और सिग्नेचर कर देगा और कुछ इंस्ट्रक्शन दे देगा कि यही प्रिस्क्रिप्शन हमने रिन्यू कर दिया है, तो फार्मासिस्ट की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो उसको मेडिसिन दोबारा से दे उनको। और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस भी जरूरी होते हैं ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। इसके बाद होता है सिग्नेचर होते हैं डॉक्टर के, जो प्रिस्क्राइबर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं और उसका एड्रेस होता है, ताकि पता रहे कि ये पर्टिकुलर जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है, प्रिस्क्रिप्शन जो लेटर है, ये किस प्रिस्क्राइबर के द्वारा, किस डॉक्टर के द्वारा दिया गया है, ताकि फार्मासिस्ट उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको वेरीफाई कर सके कि हाँ इस प्रकार से इस डॉक्टर से ये प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आया है। तो इसके लिए उस पर सिग्नेचर होते हैं, डॉक्टर के नेम होता है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें प्रिस्क्रिप्शन जो लेटर है उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकम्पेटिबिलिटीज की। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इनकम्पेटिबिलिटीज किस प्रकार से आ सकती हैं। वैसे आजकल तो इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिसिन हैं वो रेडीमेड आती हैं और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी मेडिसिन हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करती हैं और फार्मासिस्ट हैंड ओवर करते हैं उनको जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन उनको। अब इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि हम किन्हीं भी दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, मिक्सिंग करा रहे हैं और एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, यानी जिस प्रोडक्ट को हम बनाना नहीं चाह रहे थे उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। तो ये सब किस में आता है, इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर आता है। और इनकम्पेटिबिलिटी अगर वहां पे अगर कर रही है तो इनकम्पेटिबिलिटी होने के कारण वहां पे जो ड्रग्स हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर, उनकी एफिकेसी और उनके अपीयरेंस पे प्रभाव पड़ता है। जो इनकम्पेटिबिलिटी अगर वहां पे अकर कर गई है तो वहां पे ड्रग की सेफ्टी के ऊपर, अपीयरेंस और एफिकेसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इनकम्पेटिबिलिटी के भी टाइप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम कंडक्ट आती हैं यूनिवर्सिटीज, उनके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। ये तीनों प्रकार की क्या है, इनकम्पेटिबिलिटीज हैं जो अकर कर सकती हैं ड्यूरिंग द कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन या फिर प्रिस्क्राइब जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम अगर फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान ये सब इनकम्पेटिबिलिटीज हैं, ये अकर कर सकती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं और एक वहां पे फिजिकल चेंज वहां पे हो रहा है और एक अनअक्सेप्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वहां पे हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगा। मतलब समझे कि अगर हम दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करा रहे हैं और वहां पे एक फिजिकल चेंज वहां पे हो जाए और एक अनअक्सेप्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगा। और फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं कि वो इमिसिबल हैं, आपस में इनसोल्यूबल हैं। तो इन इमिसिबिलिटी और इनसोल्यूबिलिटी की वजह से वहां पे फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की। तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, तो वहां पे कोई फिजिकल इंटरेक्शंस वहां पे हो जाए इंग्रेडिएंट्स के बीच में, यानी आपके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हुए हैं इंग्रेडिएंट्स, उनको हम अगर कंबाइन करा रहे हैं और कोई केमिकल इंटरेक्शंस हो जाए इंग्रेडिएंट्स के बीच में, यानी
इंग्रेडिएंट्स के बीच में कोई केमिकल इंटरेक्शन हो जाए वहां पे और ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, या तो टॉक्सिक या फिर कोई इनएक्टिव प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, वो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर जो प्रिस्क्राइब किए गए इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम आपस में ऐड करा रहे हैं, उनकी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं हम उनको, और आपस में उनकी इंटरेक्शंस हो जाए, जो केमिकल्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शंस हो जाए और एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, या तो वो टॉक्सिक या फिर कोई इनएक्टिव प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, तो ये केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगा। इसके बाद बात करें कि ये दो प्रकार की होती हैं, जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो मेनली दो प्रकार की होती है, एक टॉलरेटेड होती है और एक एडजस्टेड होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कुछ और लेना चाह रहे हैं, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसके अपोजिट आ जाए या फिर कोई दूसरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो ड्रग शो कर दे, तो ये इंक्लूड किया जाता है थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर। मैं दोबारा बताता हूं, थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होगी। थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है अगर हम किसी पर्टिकुलर ड्रग से कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन कुछ और लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके फार्माकोलॉजिकल जो एक्शंस हैं वो उससे डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये इंक्लूड किया जाएगा थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर बेटा। इसके बाद हम बात करें कि क्यों हो सकती है, जो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी है वो हो क्यों सकती है, उसके रीजंस क्या हैं। सबसे पहला है कि अगर हमने रॉन्ग डोज दी है, ठीक है, डोज सही नहीं दी है, डोजेज फॉर्म सही नहीं है, ड्रग्स का आपस में इंटरेक्शंस हो रहा है, तो ये कुछ कारण हैं, ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी अकर कर सकती है, वहां पे थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये थी इनकम्पेटिबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या इनकम्पेटिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पोसोलॉजी की। तो पोसोलॉजी का मतलब होता है कि हमने ड्रग की कितनी क्वांटिटी एडमिनिस्ट्रेशन करानी है, एडमिनिस्टर्ड करानी है पर्टिकुलर किसी पेशेंट के अंदर, कितनी मात्रा के अंदर ड्रग देनी है। डोज डिसाइड करना, कि डोज मतलब मात्रा, डोज डिसाइड कौन करता है, पोसोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, डोज डिसाइड करते हैं। और जो पोसोलॉजी है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है पोसो, और पोसो का मतलब होता है हाउ मच, यानी कितना, और लोगोस मतलब साइंस, कितना, कि कितनी ड्रग एडमिनिस्टर्ड करानी है। तो डोज डिसाइड किससे करते हैं हम, पोसोलॉजी से करते हैं। और पोसो का मतलब है हाउ मच और लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो ये एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो डील करती है डोज के साथ में, या फिर क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड, कि कितनी क्वांटिटी के अंदर ड्रग की क्या करानी है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका कराना है। अब डोज डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, उनमें सबसे पहले आता है एज। तो एज का जैसे आपको पता है कि अगर कोई बुजुर्ग पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, या फिर कोई बच्चे हैं, उनको कम अमाउंट में या फिर लेसर अमाउंट के अंदर ड्रग्स को दिया जाता है, कम डोज दी जाती है एज कंपेयर टू अडल्ट्स। इसके बाद सेक्स, यानी अगर कोई पेशेंट मेल है या फीमेल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कुछ स्पेशल केयर हमें रखनी होती है डोज डिसाइड करने में मेल या फीमेल के अंदर। फीमेल में जैसे कि अगर किसी को कोई लैक्टेटिंग वूमेन है और कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, तो इन केसेस के अंदर हमें ध्यान रखना होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो मेल है या फीमेल है पेशेंट, तो उसमें भी ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद बॉडी वेट आता है, कि जो पेशेंट है उसका बॉडी वेट कितना है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट से हम ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये भी एक प्रभाव डालता है, अफेक्ट करता है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम किस समय पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, खाली पेट कराना है या फिर खाना खाने के बाद कराना है। तो आपको पता है अगर स्टोमक के अंदर फूड प्रेजेंस है, तो जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिले होगा, मतलब धीमे होगा और धीरे होगा एज कंपेयर टू अगर स्टोमक खाली पेट है, तो जो डिले करता है एब्जॉर्प्शन को। अगर आपके
स्टोमक के अंदर फूड प्रेजेंट है। कुछ एडिटिव इफेक्ट होते हैं, यानी कुछ जो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन दो ड्रग्स का इंक्लूड करके, और वो सम ऑफ मतलब कि टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन दो ड्रग्स का सेम आए। इसके बाद एंटागोनिज्म होता है, यानी एक ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो दूसरी ड्रग के द्वारा उसके एक्शन को अपोज किया जाता है, वो एंटागोनिज्म आता है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डोज डिसाइडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सस्पेंशंस की। तो आपको पता है सस्पेंशंस बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं मेडिकामेंट की, और इनके अंदर जो पार्टिकल साइज है रेंज, जो सॉलिड पार्टिकल साइज रेंज है वो डिस्पर्स किए जाते हैं, और इनकी जो पार्टिकल जो सॉलिड पार्टिकल साइज हैं उनकी जो साइज रेंज हो सकती है वो 0.5 से लेके 5.0 माइक्रोन तक हो सकती है। मैं दोबारा बताता हूँ, सस्पेंशंस बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है मेडिकामेंट की। इनके अंदर सॉलिड को डिस्पर्स किया जाता है किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर, और जो सॉलिड होंगे डिस्पर्स होंगे उनकी जो साइज हो सकती है पार्टिकल साइज वो 0.5 से लेके 5.0 माइक्रोन तक हो सकती है। इसके बाद हम बात करें कि एक अच्छे सस्पेंशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। भाई सस्पेंशन है तो सस्पेंशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एक अच्छे सस्पेंशन की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो अगर जम रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर उसको फिल करके रखा हुआ है और वो सेटल डाउन हो रहा है, तो सेटल डाउन होने का जो उसका जो रेट है वो धीरे हो, धीरे धीरे नीचे जमे और आसानी से डिस्पर्स कर सकें उसको। हम अगर सेक करते हैं उस कंटेनर को तो आसानी से जो सॉलिड्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थ्रू आउट द लिक्विड, और थ्रू आउट द जो आपका व्हीकल है उसके अंदर प्रॉपर रूप से क्या हो जाए, वो कंटेनर को सेक करने के बाद में प्रॉपर रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, रीडिस्पर्स हो जाए आसानी से। ऐसी उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक अच्छे सस्पेंशन की। आसानी से हम उसको कंटेनर से बाहर निकाल सकें, ये भी एक उसकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर हम उसको कंटेनर से बाहर निकाल रहे हैं तो आसानी से वो बाहर निकल जाए, ऐसी उसकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। और जो सस्पेंशन है उनको केमिकली इनर्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए। साथ में जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं यानी जो सॉलिड्स हैं वो किसी प्रकार से कोई केक की फॉर्मेशन उनको नहीं करनी चाहिए, यानी कोई जमना नहीं चाहिए, उनको केक की फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए कि भी ऐसा केक ना बना लें कि वो आसानी से रीडिस्पर्स हो ही नहीं रहा है। ऐसे जो सॉलिड्स हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, केक की फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए। ये उसकी क्या है, क्वालिटीज़ हैं, एक अच्छे सस्पेंशन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सस्पेंशन की, अगर हम फार्मास्यूटिकल यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं सस्पेंशन का, कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ें कि अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल यूज, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं ओरल सस्पेंशन आता है, पेरेंटल सस्पेंशन आते हैं, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आते हैं, और सस्पेंशंस जो एक्सटर्नल यूज के लिए जाएंगे उनको हम कह देंगे सस्पेंशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन है सस्पेंशन के अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल यूज। मैं दोबारा बता देता हूं कि सस्पेंशन को हम क्लासिफाई कौन कौन मेनली 4 प्रकार से करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल यूज, कि उनका यूज कैसे हो रहा है फार्मास्यूटिकली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल सस्पेंशन आता है, उसके बाद पेरेंटल सस्पेंशन आते हैं, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आते हैं, और ऐसे सस्पेंशन जिनका हम एक्सटर्नली यूज करते हैं उनको हम बोल देते हैं सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। एक पर्टिकुलर इमल्सन, सस्पेंशन, पेस्ट, जेली, इन सब के ऊपर पर्टिकुलर डिफरेंट एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर इसको पूरा इंक्लूड करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। अभी हम शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग इसको कैसे पढ़ें। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग के हिसाब से कि किस प्रकार से हम उसको डिस्पेंसिंग कर रहे हैं सस्पेंशन की, उसके अकॉर्डिंग हम 4 प्रकार के सस्पेंशन पढ़ते हैं, कैसे डिस्पेंस किया है। सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स।
तीसरा जो टाइप होता है वो होता है सस्पेंशन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स, और जो चौथा टाइप होता है वो होता है सस्पेंशन प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये वाले जो क्लासिफिकेशन है ये थे कि मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग के अकॉर्डिंग भी 4 प्रकार के सस्पेंशंस बताए गए हैं। अब हम बात करें ऐसे सस्पेंशन की जो क्या कंटेन करके रखें, डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ये डिफ्यूजिबल सॉलिड्स कैसे होते हैं, ये लाइट होते हैं वेट के अंदर, आसानी से मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर और सस्पेंड हुए रहते हैं, यानी उसमें बने रहते हैं लिक्विड के अंदर एक सफिशिएंट जो टाइम पीरियड है, लंबे समय तक उसके अंदर बने रहते हैं लिक्विड के अंदर। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स क्या होंगे, ये वो पाउडर सब्सटेंसेज हैं जो लाइट होते हैं वेट के अंदर, आसानी से मिक्स हो जाते हैं पानी के अंदर और सस्पेंड हुए रहते हैं, बने हुए रहते हैं पूरे लिक्विड के अंदर एक सफिशिएंट लॉन्ग टाइम के लिए, सफिशिएंट पीरियड के लिए उसमें बने रहते हैं। और इस प्रकार के सब्सटेंसेस को हम डिफ्यूजिबल सॉलिड्स नाम देते हैं। अब कुछ जनरल मेथड्स हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमको डिस्पेंस करना है। सबसे पहले हम जो कंटेनर है उसको टेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जो फाइन बिल्कुल महीन पाउडर है, सॉलिड है, उनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल पाउडर बना लेते हैं जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको। फिर हम मिक्स करते हैं पाउडर्स को एक मोर्टार के अंदर और एक पर्याप्त मात्रा में जो विकल है उसको लेते हैं और एक स्मूथ क्रीम की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखो बात करते हैं कि किस प्रकार से डिस्पेंस करेंगे, डिस्पेंसिंग कैसे करेंगे सस्पेंशन की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेयर कर लेना है कंटेनर को, पाउडर्स को, जो सॉलिड जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पाउडर बना लेना है, अच्छे से फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेना है। फिर जैसे 2 पाउडर हैं, 3 पाउडर हैं, उनको आपस में मिक्स करना है किसके अंदर, मोर्टार के अंदर, और एक पर्याप्त मात्रा में विकल लेंगे और उनसे क्या बना लेंगे, एक स्मूथ क्रीम बना लेंगे। और स्मूथ क्रीम बनाने के बाद में और एक और ज़्यादा उसके अंदर विकल ऐड कराएंगे ताकि वो पोरेबल हो, उसमें से आसानी से उसको निकाल सकें मोर्टार के अंदर से। फिर उसके बाद हम एग्जामाइन करेंगे सस्पेंशन को अच्छी प्रकार से केयरफुली कि अगर इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, ठीक है, और उसको एक स्ट्रेन कर देंगे, यानी एक प्रकार से छान देंगे मुस्लिन क्लॉथ के द्वारा, और किसके अंदर, जो टेयर्ड कंटेनर है उसके अंदर। ये डिस्पेंसिंग का एक जनरल मेथड था। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मोर्टार है उसको साफ कर देंगे, पेस्टल है यहाँ पे, PI गलती से लिखा गया है, और जो पर्याप्त मात्रा में विकल है उसको लेके उसको साफ कर देंगे, और जब तक कि अच्छे से साफ नहीं हो जाए, और फिर उसको जो लिक्विड बचा है उसको हम बोतल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, विकल को एक और ऐड विकल कराएंगे, ज़्यादा विकल ऐड कराएंगे ताकि जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो सके, और उसको सेक करेंगे ताकि अच्छे से वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो ये था जनरल मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग सस्पेंशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे इमल्सन्स। इमल्सन्स भी क्या होते हैं, बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिनके अंदर 2 इमिसिबल लिक्विड होंगे। क्या होंगे, 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इमल्सन्स क्या होते हैं, इमल्सन्स बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिनके अंदर 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं और 2 फेज होता है, 2 फेज होते हैं इसके अंदर, एक डिस्पर्स फेज होता है और एक कंटिन्यूअस फेज होता है। और आमतौर पर ये दोनों जो फेज होंगे, डिस्पर्स और कंटिन्यूअस, ये दोनों आपस में इमिसिबल होते हैं, मिसिबल नहीं होते हैं, ये इमिसिबल होते हैं और एक लंबे समय तक ये एक साथ नहीं रह सकते, लॉन्ग पीरियड तक एक साथ नहीं रह सकते। तो इसके लिए हम उसके अंदर एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कराते हैं ताकि इन दोनों को एक साथ रख सके, एक प्रॉपर लॉन्ग टाइम के लिए उनको एक साथ रख सके। अब इसके बाद हम बात करते हैं
कि कौन कौन से जो इमल्शंस होते हैं उनके टाइप क्या क्या हैं। सबसे पहले ऑयल इन वाटर होता है, पहला टाइप होता है ऑयल इन वाटर यानी O/W, यानी O/W का मतलब है जो ऑयल है वो यहाँ पे डिस्पर्स फेज है और वाटर क्या है, कंटिन्यूअस फेज है। और दूसरा जो टाइप है वो होता है वाटर इन ऑयल, इसके अंदर वाटर डिस्पर्स फेज है जबकि जो ऑयल है वो कंटिन्यूअस फेज में आता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ इमल्शंस क्या होते हैं। इमल्शंस बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो दो इमिसिबल लिक्विड्स कंटेन करके रखती हैं और ये दोनों आपस में इमिसिबल होते हैं। एक इसमें डिस्पर्स फेज होता है और एक इसमें कंटिन्यूअस फेज होता है। ये दोनों आपस में लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते, तो उसके लिए हम कोई प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर ऐड कराते हैं ताकि इन दोनों को वो एक साथ रख सके। जो इमल्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। यानी अब मैं बात करूं ऑयल इन वाटर के अंदर जो ऑयल है वो तो रहेगा डिस्पर्स फेज के अंदर, जबकि जो वाटर है वो किस में रहेगा, कंटिन्यूअस फेज के अंदर। ऑयल इन वाटर में ऑयल रहेगा डिस्पर्स फेज, वाटर रहेगा कंटिन्यूअस फेज। इन द केस ऑफ वाटर इन ऑयल दूसरा जो इमल्शन है वो है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल के अंदर जो वाटर है वो रहेगा डिस्पर्स फेज के अंदर एंड ऑयल रहेगा कंटिन्यूअस फेज के अंदर। अब इसके बाद हम बात करें इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो इनका क्लासिफिकेशन होता है कि नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो वेजिटेबल सोर्सेज से हम प्राप्त कर रहे हैं उनमें कौन कौन से हैं। इसमें अकेसिया आता है, ट्रिगाकांत आता है, अगार आता है, पैक्टिन आता है और स्टार्च आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट हैं और वो हमें मिल रहे हैं एनिमल सोर्सेज से। एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं हमें जिलेटिन, एग योक, वुल फैट। इसके बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स आते हैं, ये भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स ही होते हैं। इसमें मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इसके बाद सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, ये होते हैं एनायोनिक, कैटायोनिक और नॉन आयोनिक। और अब इमल्शंस की अगर हम आइडेंटिफिकेशन करें कि ये वाला इमल्शन ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है, तो उसके लिए टेस्ट दिए गए होते हैं कि डाइल्यूशन टेस्ट होता है, डाई टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट होता है। इनके ऊपर मैं पर्टिकुलर आपको बता रहा हूँ कि एक वीडियो बनाएंगे इमल्शंस के ऊपर, एक सस्पेंशन के ऊपर, जो अलग अलग टॉपिक हैं, जो लेंदी टॉपिक है उनको कवर करेंगे अच्छे से। अभी हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो इमल्शंस है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें मेनली तीन चार होते हैं। जैसे कि ड्राई गम मेथड होता है, वेट गम मेथड होता है, बोतल मेथड होते हैं और अदर मेथड्स आते हैं। इसके बाद हम बात करें ऑइंटमेंट की। जो ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, देखो ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड होते हैं और सेमी सॉलिड डोजी फॉर्म है। आमतौर पर इसको एक्सटर्नली यूज किया जाता है, एक्सटर्नली यूज के लिए जानी जाती हैं। ऑइंटमेंट बेस हैं, ये क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस हैं और या फिर वो पार्ट होते हैं ऑइंटमेंट का जो भूमिका निभाते हैं एक कैरियर के रूप में या फिर एक विकल्प के रूप में, यानी बेस, आधार, जिसके अंदर हम किसी भी ड्रग को डिस्पर्स करा रहे हैं, मिक्स करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, तो ये एज ए कैरियर या फिर एज ए विकल्प जो काम करता है वो बेस कहलाता है, यानी आधार जिसके अंदर हम ड्रग्स को ऐड कराते हैं, मिक्स कराते हैं, उसको सोलुबलाइज कराते हैं, ये सब बेस का काम होता है। अगर हम बात करें जो क्लासिफिकेशन है बेसिस की वो कौन कौन से होते हैं, ओलियोजीनियस बेसिस आते हैं, एब्जॉर्प्शन बेसिस आते हैं, इमल्सन बेसिस आते हैं और वाटर सोल्यूबल बेसिस आते हैं। ये सब उसके टाइप हैं बेसिस के। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं। पेरेंटल प्रिपरेशंस वो प्रिपरेशंस हैं या फिर वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम अदर देन ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन उनका कराते हैं। इसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं अगर हमको पेरेंटल प्रिपरेशंस की फॉर्मेशन करनी है,
उसमें सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी, स्टेरिलिटी देखनी होती है, पायरोजन से फ्री होना चाहिए और फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए, आइसोटोनिसिटी भी वहाँ पे